अभी तक ग्राउंड ट्रूप्स तो नज़र नहीं आ रहे कि अमेरिका या इसराइल के ईरान में दाखिल हो सकते हैं, ना ही कोई नेवल वॉरफेयर नज़र आ रहा है। ये तो एयर बैटल ही दिखाई दे रही है। अगर अमेरिका इसमें आता है तो ईरान किस तरह फिर अमेरिकी फाइटर जेट्स का मुकाबला कर सकता है? अच्छा, ये एयर बैटल भी नहीं है, ये बेसिकली मिसाइल वॉरफेयर है। और ये हमें एक नई जोहद जो है जंग के अंदर, जो मॉडर्न वॉर के अंदर, ये जब कुछ इस हिस्सा हमने भारत और पाकिस्तान की जंग में देखा और अब हम इसको इसराइल और ईरान के बीच में देख रहे हैं। मेरा ख्याल है एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक सरप्राइजिंग एक्यूरेसी, सरप्राइजिंग इफेक्ट जहाज का ये है कि जहाज का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन मिसाइल को रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल है। ये तो तय हो गया जब आप इसराइल के डिफेंसेस को देखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मशहूर आयरन डोम और उसके बाद एरो 1 2 3 वगैरह, ये सब चीजें शामिल थी। और फिर इतना लंबा सफर जिसमें कि ये मिसाइल तय करके आते हैं। ये, हाँ, ये जरूरी है कि वो एटमॉस्फेयर में नहीं होते, वो टॉपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में होंगे या उससे थोड़ा ऊपर उसमें होंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे। तो वहां से जितना लंबा होगा उनकी हाइट उतनी ज्यादा होगी जहां जहाज ऑपरेट नहीं कर सकते। उनको इंटरसेप्ट करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि उसका जो रेडार के ऊपर जो नजर आता है वो बहुत छोटा नजर आता है। दूसरा, ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं, इंटरसेप्ट मिसाइल्स, इनकी भी एक लिमिटेशन होती है कि रेडार वहां तक देख सकता है या नहीं देख सकता, ये खुद देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो इसलिए आमतौर पर ये जो मिसाइल्स हैं जो कि हमले के लिए किए जाते हैं, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर एक और टेक्निक हमने देखी जिसमें मिसाइल सैचुरेशन को आपने देखा, हम्म। कि मिसाइल्स इतने भेजे, इतने ड्रोन भेजे और इस तरह के क्रूज मिसाइल्स भेजे, जो कि वो उनके बेहतरीन मिसाइलों में से नहीं है, लेकिन वो उस एयर स्पेस को, उनके एयर डिफेंसेस को इस हद तक सेचुरेट कर देते हैं कि वो लोग, जब ये असल मिसाइल आते हैं जो कि हाइपरसोनिक होंगे, वेरी हाई स्पीड होंगे, जैसे आपने जिक्र किया 2000 किलोमीटर वाले जो मिसाइल है, जिनके अंदर से छोटे मिसाइल फिर निकल के और वो फिर जाके लगते हैं अपने अहदाफ के ऊपर, तो इस किस्म की जो चीजें हैं, ये उसके उनके लिए फिर रास्ता साफ हो जाता है। ये टैक्टिक और ये स्ट्रैटेजी हमने ईरान की तरफ से देखी, जिसने दुनिया भर को बहुत इम्प्रेस किया है। एक और जो चीज है, मेरे ख्याल में इसका जो असर है, जो इफेक्ट है, जो तबाही है, वो इस कदर शदीद है, हम्म। इस कदर सडन है, कि मेरा ख्याल है इसराइल जैसे मुल्क के ऊपर, जिसकी वैसे ही फिजिकल चौड़ाई 135 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, जो अर्बन सेंटर्स हैं बहुत कंजेस्टेड हैं, उन्हीं वहीं पे लोग आमतौर पे रहते हैं, तो वहां पे जब तबाही तल अवीव में होती है या किसी शहर में होती है, तो ऐसे है जैसे उनकी साइकोलॉजी के ऊपर हम्म। एक, जो कि बहुत पुरानी वो लेके चल रहे हैं, सफरिंग की कहानी लेके दुनिया भर में फैला के चल रहे हैं, उसके अंदर वो सफरिंग में और इजाफा हो जाता है और वो अपनी कहानी को और बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। लेकिन उससे वाजे हो के सामने निकला कि ना आयरन डोम ना डिफेंसेस कोई चीज इसको रोक सकती है, मिसाइल्स को। हम्म। ईरान के पास जो इन्वेंट्री है मिसाइल्स की, बहुत इंप्रेसिव है। और अब मिसाइल वॉरफेयर के ऊपर बहुत सारी कौमों को ध्यान पड़ेगा, देना पड़ेगा। और तीसरा, इसराइल के अपने मुकम्मल एज अ सिस्टम, इतने लूप उसमें होल्स हैं उसके अंदर से, कि आसानी के साथ उसको प्रेशर में लाके, इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि आके मेरी मदद करो, वरना मैं तो तबाह होने वाला हूँ। राइट। शहजाद साहब, कल टेलीग्राफ ने यह खबर दी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अपनी सारी फौजी कमांड को बुला के अपनी वॉर गेमिंग फाइनल कर दी है। ऑपरेशन लॉक है, सिर्फ उन्होंने अब डेट अनाउंस करनी है। उन्होंने कहा कि मैं जब करना होगा मैं उससे 1 सेकंड पहले बताऊंगा कि हाँ आप हमला कर दो। तो साथ ही खबर आई है कि जी अब ये बंकर बस्टर जो बम है और वो B2 जो जेट है उसके जरिए से, ये क्या है और ये कैसे काम करता है? अच्छा देख, B2 तो एक बॉम्बर है, स्टेल्थ बॉम्बर है, इसको स्टेल्थ बॉम्बर कहते हैं। ये इतनी आसानी से, जाहिर है पिक पिक होता है रडार पे, लेकिन लेट पिक होता है। पहली बात उसकी ये सरप्राइज होती है। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे चल सकता है। इसका मतलब है यूरोप से टेक ऑफ कर सकता है, डीगो गार्शिया से कर सकता है जो बहुत करीब है ईरान के, यानी वो उसको नॉर्मल बेसिस से टेक ऑफ करने में कोई दुश्वारी नहीं है। ये जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो समंदर में होते हैं, वहां पे जी। नहीं टेक ऑफ कर सकता। तो ये आएगा, जब भी आएगा किसी मेनलैंड से आएगा और जमीन से यानी रनवे से टेक ऑफ करके आएगा। उसके ऊपर जो मिसाइल लगा होता है, जिसको बंकर बस्टर कहते हैं, या जो GBU 57 या समथिंग लाइक दैट, उस तरह का उसका नंबर है। 30,000 पाउंड का बॉम्ब है। ओह। ये अफगानिस्तान में भी यूज किया गया था। आपको हम्म। याद होगा तोरा बोरा को जब जी मलिया मेट बिल्कुल। किया गया, लेकिन उस वक्त B-52s ने इस्तेमाल किया था। हाँ। इस दफा ये B2 के थ्रू करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई डिफेंसेस हैं ईरान के जो कि इसका रास्ता रोकने में किसी हद तक कोई कामयाबी होती है उनको, तो वो बिल्कुल इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ, अपने स्टेल्थ के साथ,
बाकी और इनके अपने डिफेंसेस साथ होंगे, एस्कॉर्ट्स होंगे, तो वो उस तरह का एक ऐसा बेनाइन माहौल क्रिएट करेंगे जहां पर ये अपने हदफ को, फिर ये तो बॉम्ब ये सॉरी बताइए, पेनिट्रेट करके ये बॉम्ब ड्रॉप करता है या उसको लॉन्च कर फायर करता है? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। जब भी कोई जहाज अपने उसको बॉम्ब को छोड़ेगा, हम्म। तो वो उसी स्पीड पे, जिस स्पीड पे फ्लाई कर रहा है, यानी वो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी। अगर आप हम्म। जमीन से फायर करेंगे तो वो जीरो से उस स्पीड तक जाएगा, ओके। लेकिन जब जहाज से उसको गिराएंगे तो वो ऑलरेडी जहाज की स्पीड, उसके पास पहली इनिशियल स्पीड होगी, उसके बाद उसने एक्सेलरेट ही होना है, क्योंकि हम्म। वो कुछ उसके ऊपर अपनी रॉकेट मोटर भी हो सकती है, होती है, बल्कि उसको हाई स्पीड पे लेके जाता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ है, स्पीड के साथ है। तो वरना तो उसके ऊपर 500 केजी का या 500 पाउंड का उसके ऊपर वो एक्सप्लोसिव होता है। वो तो कहाँ इतना बड़ा 2000 पाउंड और इतने हजार पाउंड के, और कहाँ 500। तो इसलिए ये जो एक्सप्लोसिव की इफेक्ट नहीं होता, इट इज दी काइनेटिक एनर्जी जो उसको हम्म। पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट करने के बाद फिर वो जमीन पर नहीं फटता जहां लगता है, बल्कि और नीचे जाता है, पेनिट्रेट करता है, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द टारगेट। वो 60-70 मीटर तक जा सकता है, 150 फुट, 200 फुट, 150 फुट तक जाके मेरा हाल है। वहां पे फाइनली फिर जब वो उसका फ्यूज काम करता है, तो वो फिर उसके हिसाब से फिर वो एक्सप्लोड तो करता ये है क्या वहां पे। ड्रिलिंग तो करेगा, ये क्या ड्रिलिंग करता है उस लैंड सरफेस को जहां ये नीचे जाना चाहता है? जी देखिए, क्योंकि ये इसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी ऑन द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। उसका एंगल ऐसा होगा कि वो बिल्कुल जितना एंगल उसका 90 डिग्रीज पे आएगा, तो उतनी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। और फिर उसके बाद स्पीड, पेनिट्रेशन, उसके बाद कोनिकल उसकी आगे से नोक होगी, और वो स्टील की नोक होगी। वो स्टील की नोक जो है वो फिर अपना रास्ता बनाएगी जमीन पे। जब वो पहाड़ के या चट्टान है या जो भी है उसके थ्रू निकल के फिर जब अंदर जाएगा, तो वो स्टील की जो नोक है वो उसके लिए रास्ता बनाती रहेगी, और ये अपने जोर और प्रेशर के नीचे उसके उसमें से घुसता रहेगा। ये भी मुमकिन है कि कई दफा दो आपको इकट्ठे गिराने पड़ जाते हैं, यानी एक के बाद दो। पहला जो है वो कुछ हद तक रास्ता बनाएगा, अगर बहुत सख्त बीच में स्लैब्स हैं, बहुत मुश्किल है, और दूसरा जो है उसको पीछे फॉलो करेगा, और उसके अंदर से ज्यादा जो रास्ता बना है उसके अंदर से जाके और गहरा जाके फटेगा।